ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। क्लासिक और रेट्रो लुक वाली बाइक खरीदना चाहते हैं, बजट 1.5 लाख रुपए है, किसी नए ऑप्शन की तलाश है, तो आपके पास अब एक और चॉइस है। दरअसल कावासाकी अपनी एंटी रेट्रो बाइक W175 को मार्केट में लेकर आ गई है। अब सवाल यह है कि इस बाइक में क्या खास बातें हैं और साथ ही क्या ये रॉयल एनफील्ड हंटर और टीवीएस रॉनिन को टक्कर दे पाएगी। ये सब बातें जानने समझने के लिए चलिए इसकी टेस्ट राइड पर। कावासाकी स्पोर्ट्स बाइक के लिए जानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पोर्टफोलियो में रेट्रो क्लासिक बाइक भी है और आज मैं आपके लिए उस सेगमेंट की एक क्लासिक बाइक लेकर आया हूँ। जी हाँ, वो है W175। ये बाइक कुछ दिन पहले ही भारतीय बाजार में आई थी और इसकी एक शोरूम कीमत है 1,47,000 रुपये। लुक और स्टाइल की बात करें तो W175 जो बाइक देख रहे हैं, इसका जो लुक और डिज़ाइन है कावासाकी जो सुपर बाइक है W800 उससे इंस्पायर्ड है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ तो 90 के दौर में यहाँ पर कावासाकी बॉक्सर के नाम से एक बाइक बिकती थी बजाज के पोर्टफोलियो से, और उसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है और इस बाइक की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है दोनों की सेम है। और उन दिनों जो कावासाकी बॉक्सर है अपनी परफॉर्मेंस, अपनी माइलेज के लिए जानी जाती थी, और आज ये बाइक W175 जो आप बाइक देख रहे हैं, ये रेट्रो क्लासिक जो दीवाने हैं उनके बीच ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है। रेट्रो और क्लासिक के पीछे वजह है कि जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है वो हर जगह आपको राउंड शेप मिल जाएगा, चाहे इसका हेडलैम्प हो, स्पीडोमीटर हो या फ्यूल टैंक हो। आप गौर से देखिए, जो इसका हेडलैम्प है वो बड़े साइज के यहाँ पर दिया गया और इसके अंदर हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया। जो फ्रंट फोक है वो टेलीस्कोपी है और यहाँ पर रबड़ के बूट लगे हैं ताकि यहाँ पर स्क्रैच ना आए। और ठीक जो डिस्क ब्रेक दिया गया उसका जो डायमीटर है 270 mm का, और इसके अंदर सिंगल चैनल ABS दिया गया। टायर के जो साइज हैं वो 17 इंच के हैं, चाहे वो फ्रंट हो या फिर रियर, दोनों में आपको 17 इंच के टायर लगे हैं। फ्यूल टैंक है, उसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है काफ़ी खूबसूरत है और इस डिज़ाइन लैंग्वेज को टीयर ड्रॉप बोलते हैं। और ठीक इसके बीचों बीच यहाँ पर W शेप का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। और जो फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है वो है 12 लीटर। सीट का जो डिज़ाइन है उससे फ्लैट रखा गया है और जो सीट का हाइट है नीचे से ऊपर वो है 790 mm, ताकि आराम से छोटे लोग भी इसे आसानी से चला सकें। जो ग्रैब रेल है और जो टेल लैंप है, आपके 90 के दौर में जो बाइक मिलते थे उस तरह का स्टाइलिंग यहाँ पर रखा गया है। स्पीडोमीटर को थोड़ा सा डिजिटल और आपका एनालॉग को मिला कर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर छोटा सा स्क्रीन भी मिलता है और ये आपका जो एनालॉग स्पीडोमीटर यहाँ पर शो करता है। और ठीक 90 के दौर में जो बाइक मिलते थे उसमें कई सारे लाइट होते थे, उस तरह का यहाँ पर भी लाइट का इस्तेमाल किया गया। हैंडल बार को ठीक रखा गया, सिंपल है, सोबर है। स्विच नॉब भी काफ़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। और इसके अंदर जो इंजन है वो है 177 सीसी सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड है और जिसका पावर आउटपुट है 12.8 bhp। और इंजन काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है और ये इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। लेकिन इसकी हैंडलिंग कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है और रही बात माइलेज, वो कितना है, चलिए मेरे साथ इस बाइक की राइड
इस बाइक की जो राइड और हैंडलिंग है काफ़ी बेहतर है। अगर आप सिटी में चलाते हैं तो, और आपकी स्पीड 40 से 70 है तो ये बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है, कहीं भी आपको वाइब्रेशन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप 90 से ऊपर जाते हैं, 100 से ऊपर जाते हैं, तो उस समय लगता है कि इसमें पावर थोड़ी सी और चाहिए, क्योंकि जो इसकी टॉप स्पीड है 110 से खींचना पड़ता है अगर ऊपर आपको जाना है तो। सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिटी में चला रहे हैं, आपको डेली रोज़ाना 10 से 20 किलोमीटर आप कम्यूट करते हैं, तो उसके लिहाज से सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जो फ्रंट और रियर जो सस्पेंशन जो सेटिंग है वो खासकर भारतीय जो सड़क है उसको ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया, काफ़ी स्मूथ है और आप इसे ख़राब रास्ते में आसानी से इसे चला सकते हैं। तेरह bhp पावर होने के बावजूद भी जो इसकी माइलेज है वो काफ़ी बेहतर है। आराम से 40 से 45 किलोमीटर इस बाइक की माइलेज मिल जाता है। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हैं और किस कंडीशन में चलाते हैं। रही बात इस बाइक को लेनी चाहिए नहीं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप रेट्रो और क्लासिक बाइक के दीवाने हैं तो आपके लिए बाइक काफ़ी बेहतर है। लेकिन कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है इस सेगमेंट की जो बाकी बाइक हैं उनके मुकाबले, क्योंकि इस सेगमेंट में TVS की रोनिन भी है, आपका रॉयल एनफील्ड की हंटर भी मौजूद है और सेम प्राइस के ब्रैकेट में, और उनमें इनसे कहीं ज़्यादा पावर, कहीं ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कावासाकी ब्रांड के साथ जाना है या फिर ढेर सारे फीचर के साथ जाना है। समय समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों ज़रूरी होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि 125 सीसी और 150 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। साथ ही वो तमाम सवाल हम लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।